सभी विद्वान साथियों, सम्मानित अभिभावकों एवं प्यारे छात्र छात्राओं का सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रतियोगी परीक्षा वालों का भी। आज चलते हैं क्षितिज भाग 2 अर्थात कक्षा 10 के गद्य खंड में, जिसमें आपका लखनवी अंदाज जो यशपाल कृत है वो चल रहा है। उस पाठ के हम सार को लेंगे और उसके पाठ का परिचय कराते हुए सार प्राप्त करके हम उसके शब्दार्थ को लेंगे। चलिए चलते हैं कक्षा शिक्षण की ओर। नमस्कार। आज हम आपको जो है इस नए वीडियो में यशपाल जी द्वारा रचित लखनवी अंदाज, इस रचना का आपको सार और पाठ परिचय कराते हैं। वास्तव में ये एक व्यंग्य रचना है आपके लिए, आपके पाठ्य के अनुसार। और देखा जाए तो यशपाल ने इसको एक कहानी का रूप देने का प्रयास किया था, लेकिन सामंत चले गए, नवाब चले गए, लेकिन कुछ लोग उसी ढर्रे पर चलते हैं, उसी दिखावटीपन पर चलते हैं, यथार्थ से दूर रहते हैं, वास्तविकता से दूर रहते हैं या बेखबर रहते हैं। तो उन लोगों पर किया गया एक ही कटाक्ष है, इसलिए इसको व्यंग्य की संज्ञा भी दी जा सकती है। तो इसके जो है पाठ परिचय की ओर हम चलें। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज, ये यहाँ पर पाठ किया है मैंने। पाठ का मतलब आपके लिए पाठ है, इसलिए तो यहाँ पर रचना आएगा, अंदाज रचना को। तो पाठ आपके लिए है, इसलिए मैंने पाठ लिखा है को व्यंग्य के रूप में यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य, कथ्य माने होता है कहानी का कथनक, कि क्या लिया जाए, जिसके आधार पर कहानी बनाई जाए, उसको कथ्य कहते हैं। इसमें देश काल परिस्थिति और संवाद वगैरह वगैरह कथ्य होता है, यानी कि कहानी का एक मुख्य स्वरूप की जिस बात पर हम कहानी लेते हैं उसको कथ्य कहते हैं। कि कहानी मतलब आप जानते ही हैं, जिसमें पात्र होते हैं, देश काल परिस्थिति होती है और कथानक होता है, तो उसको कहानी कहते हैं। इसलिए अलग अलग रंगों में दिए हैं। ये नहीं लिखी जा सकती, अर्थात कि बिना कथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती है, ये साबित करने के लिए लिखा था। परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। बिना कथ्य कहानी नहीं लिखी जा सकती, उन्होंने ये साबित करने के लिए किया। लेकिन एक स्वतंत्र रचना के रूप में अगर देखा जाए तो वास्तव में ये कहानी बन गई, व्यंग्यात्मक कहानी। तो यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदि है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। यहाँ पर फिर मैंने कुछ में ये आप देख रहे हैं नीचे से लाइन की हुई है, अंडरलाइन। तो सामंती वर्ग, सामंत, पहले सामंतों का राज हुआ करता था, जैसे थोकदार होते हैं हमारे यहाँ, बड़े लोग होते हैं, प्रधान होते हैं, ऐसे ही सामंत होते हैं। तो सामंती वर्ग का पर कटाक्ष किया है इन्होंने। जो नवाब है, अपने आप को नवाब भी कह सकते हैं, इस प्रकार से वो सामंती वर्ग में आता है, जो वास्तविकता से बेखबर, यथार्थवादी लेखक है, मैंने बताया आपको। तो वास्तविकता से बेखबर, अर्थात वास्तविकता आज क्या है, आज सामंत नहीं है, आज नवाब नहीं है, आज देश स्वतंत्र हो गया, अब एक लोकतंत्रात्मक देश है भाई, गणतंत्रात्मक देश है। तो लेकिन वो अभी भी अपने उसी दिखावेपन में रहते हैं कि हम नवाब हैं, हमारे लिए अलग से व्यवस्था होनी चाहिए, या हम अलग से खाना खाते हैं, हम अलग से पहनावा होता है हमारा, इस प्रकार का। तो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली, ये वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली, अर्थात ऐसी जीवन शैली जिसमें खाली दिखावा होता है, बनावट है जिसमें, जो वास्तविकता से दूर है, तो का आदि है। आदि इसीलिए मैंने किया है, ये आदि लिखते हैं आप बहुत बार, जैसे श्याम मोहन लक्ष्मण आदि अच्छे बच्चे हैं, ये आदि। तो वो आदि है, वो आदि माने तो और भी, और इस आदि का अलग है, ये आदि है। आदि मतलब आदत, आदतन ऐसा करते हैं वो लोग, ये बनावटी जीवन शैली की आदत के हैं वो। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति, परजीवी, पर माने दूसरे पर, जीवन जीवन यापन करने वाली, दूसरों पर जीवन यापन करने वाली संस्कृति को परजीवी संस्कृति कहा गया है। तो इसको देखा जा सकता है करके। फिर है पाठ का सार, हम आपको पाठ का सार कराएंगे। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन, मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन वो क्या कहते हैं, चल पड़ने को उतावली होकर फुंकार रही है। ये कहानी का आपका शुरुआत है यहाँ से, और इसमें एक नवाब की कहानी है और लेखक भी उसी ट्रेन में चढ़ पड़ते हैं जल्दीबाजी में।
तो नवाब अपने को छुपाने का प्रयास करते हैं, अपने आप को नवाब दिखाने का प्रयास करते हैं। खीरा काटते हैं, खीरा खाने की कोशिश करते हैं और खीरे को सलीके से सजाते हैं, जैसा कि हम आपको पाठ के बीच में बताएंगे, अभी दिखाएंगे। तो इसका हम सार करेंगे लास्ट में है इसके अंत में कि नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। अगर जब लोग बनावटी उसमें खीरा खाते हैं, उसमें नवाब जी तो खाना खीरा खा करके खाली खाते नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो अकेले में खा लेते गप। लेकिन अब वो देखते हैं यार मैं तो नवाब हूँ और ये आदमी बैठा हुआ है, लेखक है या कोई बड़ा आदमी है, सज्जन भद्र पुरुष है, सज्जन है, तो खाने अब खाएंगे इस खीरे को, खाएंगे तो कहेंगे यार नवाब होके खीरा खा रहा है। तो उन्होंने सलीके से नमक मिर्च मिला के काटते हैं, फिर ऐसे ले जाते हैं और फिर सूंघते हैं, फिर बाहर फेंक देते हैं खिड़की से, फिर ऐसे ही करते हैं पूरा, फिर हाथ धो लेते हैं, मुंह पोंछ लेते हैं, फिर ऐसा करते डकार भी लेते हैं। तो कहता है तो बिना खाए ये आदमी डकार ले सकता है, बिना खाए ये स्वाद ले सकते हैं खीरे का, तो मैं बिना कथानक के कहानी क्यों नहीं बना सकता। तब लिखा है कि नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। ये है यहाँ पर, इसको हम आपको अंतर्जाल की सहायता से, पुस्तकों की सहायता से, जैसे भी होता है इस पाठ के सार को कराने का प्रयास करते हैं। चलिए पाठ का सार सीखते हैं। लखनवी अंदाज पाठ सार, इसके लेखक यशपाल हैं, जैसे कि पहले बता चुके हैं। लखनवी अंदाज कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। लेखक को अपने घर से थोड़ी दूर कहीं जाना था। लेखक ने भीड़ से बचने, एकांत में किसी नई कहानी के बारे में सोचने, वह ट्रेन की खिड़की से बाहर के प्राकृतिक दृश्यों को निहारने अर्थात देखने के लिए लोकल ट्रेन अर्थात मुफस्सिल माने लोकल, वहीं पर स्थानीय जो होती है ट्रेन के सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। जब वो स्टेशन पहुँचे तो गाड़ी छूटने ही वाली थी, इसलिए वो सेकंड क्लास के एक छोटे डब्बे को खाली समझकर उसमें चढ़ गए। लेकिन जिस डिब्बे को वे खाली समझकर चढ़े थे वहाँ पहले से ही एक लखनवी नवाब बहुत आराम से पालथी मार कर बैठे हुए थे और उनके सामने 2 ताज़े खीरे एक तौलिए के ऊपर रखे हुए थे। कहानी में रोचकता अब आगे आती है। देखिए, लेखक को देख नवाब साहब बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। क्यों नहीं हुए होंगे? क्योंकि वो तो नवाब साहब खीरा खाना चाह रहे थे, क्योंकि खीरे को जो है अपाच्य पदार्थ या कम खाया जाने वाला, मतलब नवाबों द्वारा एकदम से खाए जाने वाली वस्तु नहीं माना जाता है। तो उन्हें अपना एकांत भंग होता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने लेखक से बात करने में भी कोई उत्साह या रुचि नहीं दिखाई। लेखक उनके सामने वाली सीट में बैठ गए, आमने सामने दोनों बैठ गए। अब देखिए आगे कहानी फिर क्या रंग लेती है। वास्तव में लेखक खाली बैठे थे और कल्पनाएं करने की उनकी पुरानी आदत थी, इसलिए वे उनके आने से नवाब साहब को होने वाली असुविधा का अनुमान लगाने लगे। क्योंकि लेखक तो अनुमान लगाते ही हैं, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो कवि कल्पनातीत होते हैं, कहानी लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं। तो इसलिए वो नवाब साहब के वहाँ पर होने से उनको भी असुविधा का अनुमान लगा। सोच रहे थे शायद नवाब साहब ने अकेले सुकून से यात्रा करने की इच्छा से सेकंड क्लास का टिकट ले लिया होगा था। सेकंड क्लास का टिकट लेने का अर्थ ये है कि नवाब हैं तो फर्स्ट क्लास में जाएंगे, लेखक तो सेकंड क्लास में इसलिए गए कि उनको नज़दीक में जाना था। और लेखक को भी लगता होगा कि मुझे कोई नहीं देखे यार, इतना बड़ा लेखक और सेकंड क्लास में जा रहे हैं। तो कहानी की रोचकता को देखिए। लेकिन उन सब को देखकर यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि शहर का कोई सफ़ेदपोश व्यक्ति उन्हें सेकंड क्लास में सफ़र करते हुए देखे। शहर का कोई व्यक्ति अर्थात लेखक जैसा व्यक्ति, और सफ़ेदपोश अर्थात उच्च व्यक्तित्व वाले, उच्च आदर्श व्यक्तित्व वाले, नवाबी शान वाले व्यक्ति अर्थात नवाब साहब। उन्होंने अकेले सफ़र में वक्त अच्छे से कट जाए यही सोचकर 2 खीरे भी खरीदे होंगे। कल्पना है ये लेखक यशपाल की। परंतु अब किसी सफ़ेदपोश आदमी के सामने खीरा कैसे खाए? लेकिन एक सफ़ेदपोश दूसरे सफ़ेदपोश के सामने खीरा कैसे खाएगा? अब अर्थात सफ़ेदपोश यहाँ पर लेखक की भी अपनी प्रतिष्ठा है, सफ़ेदपोश का अर्थ ये है यहाँ पर, और नवाब साहब की। अब देखिए, नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से लगातार बाहर देख रहे थे और लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। कनखियों से देखना मतलब आँख के आगे से थोड़ा सा हाथ ले जा लो ऐसे और किनारे से देखना। जैसे मनोज कुमार की फिल्में अगर आपने देखी होंगी, पुराने लोगों ने तो देखी होंगी, जो इस समय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, तो ऐसे हाथ को ऊपर को लाते हैं माथे पर और आँखों से देख लेते हैं। ऐसे इस प्रकार से उदाहरण दे रहा हूँ आपको। कनखियों से देखना अर्थात देख करके अनदेखा जैसा बनना, अचानक देख लेना फिर आँखें अपनी जगह पर ले आना। तो कनखियों से उनको नवाब साहब की ओर देख रहे थे। अचानक नवाब साहब ने लेखक से खीरा खाने के लिए पूछा।
लेकिन लेखक ने नवाब साहब को शुक्रिया कहते हुए मना कर दिया। उसके बाद नवाब साहब ने बहुत ही तरीके से खीरों को धोया, 2-3 खीरे रहे होंगे, 2 रहे होंगे, उसे छोटे छोटे टुकड़ों था फाँक में काटा, फिर उसमें जीरा लगा, नमक मिर्च लगाकर उनको तौलिए में करीने से सजा दिया। आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, समझ रहा हूँ मैं। इसके बाद नवाब साहब ने एक बार लेखक से खीरे खाने के बारे में पूछा, क्या शौक़ फरमाएंगे, किबला शौक़ फरमाएंगे करके। आप पुस्तक में देखिए, बहुत अच्छे इसके वो हैं डायलॉग, संवाद हैं, क्योंकि लेखक पहले ही खीरा खाने से मना कर चुके थे। आत्मसम्मान भी बचाना था, इसलिए उन्होंने अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए इस बार पेट खराब होने का बहाना बनाकर खीरा खाने से मना कर दिया। बोले मेरा तबीयत ठीक नहीं है, पेट ठीक नहीं रहता, मैदा ठीक नहीं रहता। तो इस प्रकार से इसमें फिर कहानी का रंग देखिए आगे। इसके बाद नवाब साहब ने नमक मिर्ची लगे उन खीरे के टुकड़ों को देखा। कैसे देखा होगा आप भी समझ सकते हैं। आप गांव के बच्चे बिल्कुल एक बढ़िया सा ककड़ी और उसमें लहसुन, धनिया, हरा धनिया, हरी मिर्च का नमक हो लगाया हो, बिल्कुल बढ़िया सा काट कूट के मुंह में पानी आ जाता है ना। तो टुकड़ों को उन्होंने भी ऐसे ही देखा होगा शायद। फिर खिड़की के बाहर देखकर एक गहरी सांस ली, ऐसे। उसके बाद नवाब साहब खीरे की एक एक फाँक टुकड़े को उठाकर होंठों तक ले गए, करके फाँक को सूंघा। स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें मूंद गई। ऐसा लग रहा है जैसे आनंद ले रहे हो, खाली नाक तक गया है, हो मुंह में नहीं गया है। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले में उतर गया। अब पता नहीं किसके उतर गया, नवाब साहब के उतर गया, लेखक के उतर गया, अर्थात दोनों के उतर गया होगा, ठीक है ना। उसके बाद नवाब साहब ने खीरे के उस टुकड़े को खिड़की से बाहर फेंक दिया। मतलब ये दिखाने का प्रयास किया कि नवाब लोगों का खाना ऐसा होता है, रईसी खाना, कि सूंघो और उतने में ही पेट भर जाता है। आगे देखो आप कहानी का मज़ा, आनंद देखो कहानी का आप। इस प्रकार नवाब साहब खीरे के हर टुकड़े को होंठों के पास ले जाते, फिर उसको सूंघते और उसके बाद उसे खिड़की से बाहर फेंक देते। खीरे के सारे टुकड़ों को बाहर फेंकने के बाद उन्होंने आराम से तौलिए से हाथ और होंठों को पोंछा और फिर बड़े गर्व से लेखक की तरफ देखा, जैसे लेखक को यह कहना चाह रहे हों, यही है ख़ानदानी रईसों का तरीका। फिर डकार भी ली। देखिए आप कहानी में आगे मज़ा आता है, आनंद आता है, आपको आनंद आता है। आप देखिए नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। ऐसा लगा उन्होंने ये प्रदर्शित करने का प्रदर्शन किया कि यार खीरा काटने हमारा काम तो है नहीं, नौकर चाकर काटते थे, आज काटना पड़ा तो थक गए, परेशान हो गए, बहुत थक गए। तो लेखक ने सोचा कि क्या सिर्फ खीरे को सूंघ कर ही पेट भरा जा सकता है। ये इन्वर्टेड कॉमा में है, इसलिए इसको देखिए, पुस्तक का ही है ये भी। तभी नवाब साहब ने एक जोरदार डकार ली। खीरा लजीज होता है, पेट पर बोझ डाल देता है, ऐसा बोले वो डकार लेते हुए। लजीज होना मतलब होता तो अच्छा है, लेकिन मैदा पेट पर क्या है, बोझ डालता, पेट में पचता नहीं है, देर में पचता है। इस प्रकार से उन्होंने समझाने का प्रयास किया। यह सुनकर लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। लेखक के ज्ञान चक्षु था, लेखक समझ गया, अरे वाह, मतलब मैं तो खाली कहानी के लिए परेशान हो रहा था। उन्होंने सोचा कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भरकर डकार आ सकती है, तो बिना किसी विचार, घटना, कथावस्तु और कथावस्तु के साथ पात्रों के चयन या पात्रों द्वारा सिर्फ लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी भी तो लिखी जा सकती है। जिस प्रकार नवाब साहब यदि पेट भर सकते हैं खीरे को सूंघ करके, शानदार तरीके से बना करके, अच्छा नमक मिर्च लगा, उन्होंने सोचा क्या पता ये भी खाएगा तो मैं भी खाऊंगा, साथ साथ हो जाएगा। गांव में भी अक्सर देखा होगा, जो व्यक्ति ज़मीन में बैठना नहीं चाहता या यानी गाँव वालों के साथ नहीं खाना चाहता, तो सोचता है कोई मेरा साथी हो जाता या तो मेरे साथ खाने वाला, तो मैं भी खा लेता। इस प्रकार अपना भाव प्रकट करता है, या अगर कोई खाने वाला नहीं मिला तो कहता है मेरी भी इच्छा नहीं है, तो साथी ढूंढता है। यही चीज़ यहाँ पर दिखा रखा है कहानी में। आगे चलते हैं अब कक्षा शिक्षण में शब्दार्थ की ओर। चलिए, अब आपने जो है इस समय तक पाठ का सार आपने जान लिया है। पाठ के सार को मैंने प्रयास किया कि बढ़िया तरीके से समझाया जाए, जिस प्रकार से उसमें है भाव कि कलीने से वो रह जाते हैं बढ़िया, केले के फाड़े और मुंह में पानी आना, नमक मिर्च लगी हुई है फर्स्ट क्लास शानदार। और हमारे यहाँ तो बढ़िया सा जब ककड़ी होती है तो हरी मिर्च की जो है नमक को पीस पास करके बढ़िया सा और ककड़ी के टुकड़े बना करके फिर उसमें नमक मिला करके अभी उसको ऊपर से काटा भी जाता है और फिर ऐसे ऐसे किया जाता है, तो बड़ा आनंददायक रहता है। और फिर उसमें खाने में स्वाद, मुंह में पानी आ जाना, बड़ा शानदार आपको वर्णन मैंने कराया है।
अब हम चलते हैं इसके शब्दार्थ की ओर। जैसा कि आप शब्दार्थ में देख रहे हैं, आपके पास काफी शब्दार्थ हैं इस समय, लेकिन आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। हम किसी शब्दार्थ को छोड़ नहीं सकते हैं। इसमें भी और भी जो कठिन लगेंगे आपको, उसको भी हम बताने का प्रयास करते हैं। चलिए, शब्दार्थ है मुफस्सिल, इसको पढ़ना भी सीखना है हमने। जो उर्दू फारसी के शब्द होंगे उनमें जो है नुक्ता लगा होता है नीचे से, ये बिंदु जैसा जो आप देख रहे हैं, ये और भी होगा कहीं पर, ये नफासत, तहजीब, इनमें नफीस। तो मुफस्सिल शब्द को पढ़ना आना चाहिए। मुफस्सिल केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान, अगर कोई केंद्र का मतलब स्टेशन कहते हैं जिसको, स्टेशन के ठीक स्टेशन के जो पास की जगह होती है, उसके जहां पर गाड़ियां रुकती हैं, एक छोटा छोटा क्षेत्र जो है उसका इर्द गिर्द का स्थान, इर्द गिर्द मतलब उसके आसपास के स्थान को जो है मुफस्सिल कहा गया है। ये सब उर्दू के शब्द हैं, उर्दू फारसी के। फिर सफेदपोश, सफेदपोश शब्द भी इसी प्रकार का है। भद्र व्यक्ति या सम्मानित या सज्जन, सम्मानित सज्जन भद्र पुरुष कहते हैं जिनको, जो सम्मान के योग्य होते हैं। सफेदपोश, सफेदपोश का मतलब यह है, सफेद मतलब होता है बिल्कुल जिसमें दाग न लगा हो, जिसके कपड़ों में दाग न लगा हुआ था। जैसे हमारे नेताजी लोगों के कपड़े होते हैं सफेद कपड़े, तो उनको भी सफेद पोश कहते हैं। पोश माने है पोशाक, सफेद माने व्हाइट, क्लीन, साफ पोशाक। अर्थात यहाँ पर उसका दूसरा अर्थ भी होगा कि जिनके चरित्र में कोई दाग नहीं है, जिनके जीवनचर्या में कोई दाग नहीं है, जिनके व्यवहार में कोई दाग नहीं है, जिनकी शिक्षा में, उच्च आदर्शों में कोई दाग नहीं है, वो सफेद पोश कहलाते हैं। तो भद्र व्यक्ति यानी कि सम्मानित सज्जन। किफायत, किफायत माने होता है मितव्ययिता, किफायती अर्थात कम खर्चों वाला, मितव्ययी या मितव्ययिता, समझदारी से उपयोग करना, किसी भी चीज का समझदारी से उपयोग करना, वो किफायत कहलाता है। आदाब अर्ज है, आदाब अर्ज है, ये हमारे मुस्लिम भाइयों का जैसे हम नमस्कार कहते हैं, उसी प्रकार का एक ढंग है अभिवादन करने का। आदाब अर्ज है, आइए तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए मतलब बैठिए, इस प्रकार से। तो अभिवादन का एक ढंग है, जैसे हमारा नमस्कार का तरीका होता है, हम ऐसे करते हैं। तो हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो ऐसे करते हैं। आदाब अर्ज है, आइए तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए मतलब बैठिए, इस प्रकार से। फिर है गुमान, गुमान माने होता है भ्रम। वैसे तो मतलब गुमान में भ्रम यहाँ पर दो प्रकार का होता है। एक तो गुमान माने घमंड, अर्थात ऐसा घमंड कि तुमको पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, जबकि तुम उसके योग्य नहीं हो, एक वो गुमान होता है। इसीलिए इसको भ्रम दे दिया गया है। इसीलिए से एक गुमान तो होता है कि हमारे पास ये है हमारे पास वास्तव में वो चीज है, तो हम उसका घमंड कर रहे हैं, वो तो घमंड। लेकिन गुमान का अर्थ जो है उसके पास है नहीं लेकिन खाली कर रहा है, तो वो भ्रम हुआ, भ्रम में है वो, इसलिए गुमान। फिर एहतियात, इसको पढ़ना सीखिए। एहतियात, एहतियात भी कहते हैं बहुत लोग। एहतियात अर्थात सावधानी, एहतियात बरतना, सावधानी बरतना। और स्फुरण, स्फुरण माने होता है फड़कना, हिलना डुलना, यानी कि थोड़ा चलन होना। जैसे किसी को देख करके हमारे होंठ हिलने लग जाते हैं, स्फुरण करने लग जाते हैं, होंठ का स्फुरण। आपको देखते ही जैसे मेरा विद्यार्थी मेरे पास आया, वो भी नहीं बोला, मैं भी नहीं बोला, लेकिन होंठ ऐसे बोलना चाह रहे हैं, ये इस प्रकार तो स्फुरण हुआ है। स्फुरण मतलब हिलना, हिलना डुलना थोड़ा सा। और इसी प्रकार से आपका है प्लावित, प्लावित हो जाना यानी कि भर जाना, पानी से भर जाना। मुंह में प्लवन होना, नहीं कि नींबू की बात की हमने, नींबू साना हो, उसमें भांग का नमक मिलाया हो, दही मिलाई हो, थोड़ा सा अगर बर्फी भी मिल जाए तो गुड़ मिलाया हो, क्या आनंद आता है। और हरे धनिया का नमक हो उसमें थोड़ा सा, क्या पानी आता है मुंह में। तो ये स्फुरण हुआ। ऐसी ककड़ी के खीरे के फाँव को देख करके यशपाल जी के भी मुंह में जो है पानी आ गया, तो स्फुरण होना, पानी तैर जाना मुंह में। तो स्फुरण हुआ, होंठ वो हुए, तो मुंह में क्या हो गया, फिर वो प्लवन हुआ, पानी का प्लावित हो गया पानी, अर्थात पानी मुंह में स्फुरण होते ही पानी भर गया। ये फिर है पनियाती, पनियाती मतलब जिसके अंदर पानी भरा हुआ हो, अर्थात रसीला, जैसे ककड़ी में होता है पनियाती ककड़ी, काटने में ही पानी निकल जाता है बहुत सारा, तो ये है पनियाती ककड़ी, रसीली। फिर है मैदा, ये मैदा, अरे यार खाने की इच्छा नहीं है, मैदा भी कमजोर है, अर्थात आमाशय,
मैदा भी कमजोर है कह देते हैं ऐसे, नहीं खाने की इच्छा नहीं है, मैदा भी कमजोर है या मैदा भी नहीं मांग रहा है, ये अमाशय लीवर कहते हैं जिसको अंग्रेजी में। फिर है तस्लीम, तस्लीम से आइए सम्मान पूर्वक, तस्लीम माने सम्मान से, ऐसे आइए तस्लीम से, या तस्लीम से लगा दिया, तस्लीम से बोले, तस्लीम से सजा दिया, ये सम्मान पूर्वक सजा दिया, इस प्रकार से। फिर सिर खम करना, सिर खम कर दिया, सिर झुका दिया, सिर झुकाना। तहजीब, ये तहजीब शिष्टता, शिष्टाचार, आइए तस्वीर रखिए, आइए स्थान ग्रहण कीजिए, स्थान ग्रहण कीजिए, बैठिए, ये तहजीब हुआ। आइए, ये तहजीब है हमारा, अर्थात शिष्टता, शुद्धता से बोलना, प्यार से बोलना, पानी पिलाना, ये शिष्टता के अंतर्गत आ गई। नफासत, नफासत ये है नफासत, नफासत माने स्वच्छता, साफ तरीके से व्यवस्थित। नफासत का दूसरा अर्थ हम व्यवस्थित भी कह सकते हैं। नफासत से रखी हुई है चीज, अर्थात स्वच्छता से रखी है, साफ करके व्यवस्थित रखी हुई है। एक होती फिर नजाकत, नजाकत से, कोमलता से, सुंदरता से, बढ़िया मुलायमपन से। ये फिर है नफीस, नफीस माने बढ़िया, ये एक साथ के शब्द हैं सभी। तहजीब, नफासन, नजाकत, नफीस, ये शिष्टता पूर्वक, स्वच्छता पूर्वक, कोमलता से और बढ़िया, ये इस प्रकार से। नफीस माने बढ़िया। फिर और बढ़िया, बढ़िया कहते हैं लोग, बढ़िया नहीं, बढ़िया, बढ़िया ऐसे। फिर एब्स्ट्रैक्ट, अंग्रेजी का शब्द है एब्स्ट्रैक्ट, अर्थात एब्स्ट्रैक्ट माने जो दिखाई नहीं देता, जो है सूक्ष्म है, कहीं बिंदु के रूप में है, अर्थात बिंदु भी कहते हैं उसको, सूक्ष्म कहते हैं। अमूर्त, जिसका मूर्ति नहीं है, जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं दिखाई देता, अर्थात जो दिखाई नहीं देता है उसका एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। फिर है शकील, शकील माने आसानी से न पचने वाला, तंग करने वाला, परेशान, जो परेशान कर देता है एकदम से, अर्थात शकील, आसानी से न पच, पेट में पचता नहीं है, जो शकील है, जो कठिन है, जो शकील का अर्थ दूसरा कठिन भी कह सकते हो आप यहाँ पर। फिर है बुरक देना, छिड़क देना, नमक बुरक देना, ककड़ी के ऊपर से नमक बुरक देना, तो ये छिड़क देना। इस प्रकार से आपके ये शब्दार्थ मैंने प्रयास किए हैं। फिर भी कहीं पर कोई कमी रहती है, हमारी लेखनी में कमी रहती है, बताने में कमी रहती है, तो आप और हम ही मिलकर के सुधारेंगे, कोई तीसरा नहीं आएगा, हम ही को सुधारना पड़ेगा। मैं, मेरे शिष्य, मेरा अभिभावक, मेरे अध्यापक मित्र, विद्वान साथी और गुरुजन लोग, हमसे स्नेह रखने वाले, प्रेम रखने वाले, हमें प्रेरणा देने वाले, हमारा उत्साह बढ़ाने वाले, और सबसे ज्यादा वो व्यक्ति जो इसके एक एक बारीकी को समझना चाहता है, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला हमारा मित्र है, तो इसको सीखिएगा। यशपाल की जीवन परिचय में मैं अपने एक क्षमा मांगते हुए बताना चाह रहा हूँ कि मैं उनकी मृत्यु का वर्णन वहां पर नहीं कर पाया। आपकी मृत्यु जो है 1976 में हुई है। मृत्यु का मैं हेडिंग भी नहीं डाल पाया, बाद में ध्यान आया मुझे, तो गलतियां हो जाती हैं, लेकिन मैं सुधार करते हुए आपसे क्षमा मांगता हूँ यदि मैंने बताने में कहीं कमी की होगी। लिखने में, बताने में तो मैंने ठीक किया है, प्रयास किया है। लिखने में तो 1903 में इनका जन्म हुआ, 1976 में आपका देहावसान हो गया। एक ऐसे रचनाकार, एक ऐसे लेखक जिन्होंने व्यंग्य को एक कहानी विधा में डाल दिया, और जिन्होंने अपनी भाषा शैली, मैंने पहले ही बताया, इनकी भाषा शैली तत्सम शब्द भी है, अंग्रेजी शब्द भी है, उर्दू शब्द भी है, मिश्रित, और कैसे मिश्रित, लोक व्यवहार की मिश्रित भाषा जो लोक व्यवहार में चल रही है। जैसे उनका ट्रेन फुफकार रही थी, अब ट्रेन फुफकारती थोड़ी है, साफ फुफकारता है, अर्थात लोक व्यवहार में वो धुआं निकल रहा है ट्रेन का, तो फुफकार रही है। इस प्रकार से लोक व्यवहार की भाषा। ये पाठ्यक्रम केवल छोटे बच्चों का ही नहीं है, मेरे 9-10 के बच्चों का भी नहीं है, ये पाठ्यक्रम जो है उन लोगों का भी है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो एक एक छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे शब्दों को हमें सीखना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम समाज में उन लोगों से पिछड़ जाएंगे जो सीख रहे हैं। ये ध्यान रखने की बात है हमेशा। किसी बात को यदि हम नहीं सीखते हैं तो दूसरा सीखेगा और हम उससे उतना पीछे हो जाते हैं। हम अगर जिस काम को नहीं करते हैं, दूसरा, ऐसा नहीं हम नहीं करने, कोई नहीं करेगा, दूसरा करेगा, तो हम उससे पिछड़ जाएंगे। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, कि आग्रह भी है कि आप जो है सीखने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, अधिक से अधिक लोगों में इसको जो है समझाइए, उनको बताइए कि क्या उपयोगिता है इन पाठों की, मेरे इस लेख की क्या उपयोगिता है, जोशी माँ साहब की क्या उपयोगिता है। जब तक उपयोगिता हमें किसी चीज की नहीं लगेगी तब तक हमें उसका लाभ नहीं मिल सकता। जब तक हम किसी चीज की उपयोगिता नहीं समझते हैं
मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी उपयोगिता को जब तक हमारे जोशी माँ साहब के नाम से मैं प्रसिद्ध भी हूँ, जोशी माँ साहब के नाम से भी, सत्य प्रेमी नाम से, जब तक हम उपयोगिता को नहीं समझेंगे किसी व्यक्ति की, तब तक हम उसका लाभ नहीं उठा सकते। और जिस दिन हमें किसी व्यक्ति की उपयोगिता का पता चलता है, हम लाभ उठाएं, और लाभ ऐसे उठाएं जिससे उसका हित न हो। ऐसा नहीं यूज एंड थ्रो, लाभ उठाया फिर भूल गए, अपना पाठ पढ़ा सुबह फिर छोड़ दे, नहीं। हमारी ये कड़ी बननी चाहिए, चेन बननी चाहिए जो हमेशा काम आए एक दूसरे के। आप सफल हो जाएंगे जीवन में, यही मेरे लिए जो है सबसे बड़ी पेंशन होगी। आपका जीवन में सफल होना, आपका जीवन में चरित्रवान होना, ज्ञानवान होना, ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और यही मेरा पेंशन होगा। नमस्कार।